हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कार्बोकटायंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे कार्बोकटायंस की डेफिनेशन और कार्बोकटायंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे हम इस क्लास में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस को हम मिथाइल कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन और टर्शरी कार्बोकटायंस की फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं कि कार्बोकटायंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटायंस की फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है। तो मिथाइल कार्बोकटायन एक स्पेशल केस होता है। जिस कार्बोकटायन में केवल एक ही कार्बन हो उसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकटायन। इसके बाद जब नंबर ऑफ कार्बन एटम एक से ज़्यादा होते हैं तो हम कार्बोकटायंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटायंस की फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। जिस कार्बोकटायन के अंदर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हो तो उस कार्बोकटायन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकटायन। और जिस कार्बोकटायन में कार्बन पॉजिटिव के ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो वो सेकेंडरी कार्बोकटायन। और जिस कार्बोकटायन में कार्बन पॉजिटिव पे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ हो उसको बोलेंगे टर्शरी कार्बोकटायन। तो इस तरीके से हम कार्बोकटायंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो जो स्टेबिलिटी की बात हम करते हैं कार्बोकटायन की, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई भी आयन होता है तो किसी भी आयन की स्टेबिलिटी तब ज़्यादा होती है जितना कम उसके ऊपर आयन के ऊपर चार्ज होगा। किसी भी आयन की स्टेबिलिटी तब ज़्यादा होती है जितना कम उसके ऊपर चार्ज होगा। इसी तरीके से कार्बोकटायन भी एक कटायन है, एक आयन है। कार्बोकटायन के अंदर कार्बन एटम के ऊपर जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोकटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो भी फैक्टर कार्बोकटायन के इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे वो फैक्टर हमारे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जो भी फैक्टर हो अगर वो कार्बोकटायन में कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है तो वो फैक्टर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और ऐसा कोई भी फैक्टर जो कार्बन पॉजिटिव मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है तो वो फैक्टर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर वो कार्बोकटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर वो कार्बोकटायन उतना ही अनस्टेबल होगा। तो ये तो दो हमने फैक्टर देखे। तो कहने का मतलब अगर किसी भी कार्बोकटायन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप, जैसे यहाँ पे कोई भी ग्रुप है अगर वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कार्बन पॉजिटिव को। जब कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव को दे रहे हैं तो वो कार्बन पॉजिटिव का चार्ज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इधर से। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हमारा कम हो जाएगा। तो जब भी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब कार्बन पॉजिटिव से जुड़ा रहता है तो स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये तो हमने देखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में, ये तो केस 1 हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, ये कार्बन पॉजिटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, कार्बन पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ खींच लेंगे। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जब ग्रुप खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा दूसरा केस हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी फैक्टर अगर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है तो वो फैक्टर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा।
और कोई भी फैक्टर अगर कार्बोकटायन में कार्बन पॉजिटिव के चार्ज को इंक्रीज कर रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो जितना ज़्यादा किसी भी आयन पे चार्ज होता है वो आयन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जितना कम चार्ज किसी भी आयन पे होता है वो आयन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होते हैं, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ डोनेट भी कर सकते हैं और उससे विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं माइनस आई वाले ग्रुप, और प्लस आई वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो अभी हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बोकटायन है, टर्शरी कार्बोकटायन, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये मिथाइल कार्बोकटायन। तो अब इस कार्बोकटायन में हम देख रहे हैं ये कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, CH3 और जो CH3 ग्रुप होते हैं या कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, कोई भी एल्काइल जो ग्रुप होता है उसका हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है। एल्काइल ग्रुप्स है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है प्लस आई का। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे कार्बन पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो तीनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ डोनेट कर रहे हैं। इधर ये 2 ग्रुप है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर रहे हैं। इधर ये एक ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो टर्शरी कार्बोकटायन में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस 3 मिथाइल ग्रुप ये जो टर्शरी कार्बोकटायन होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, इस टर्शरी वाले कार्बोकटायन की, क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पॉजिटिव को देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसीलिए जब ये 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाले यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्रुप है, यहाँ पे 3 ग्रुप थे, इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम रहेगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 2 ग्रुप ही है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। इसके बाद आगे जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ एक ही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव को दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम होगी। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इस तरीके से जब हम कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी देखते हैं तो ऐसे टर्शरी कार्बोकटायन जिनमें एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की थोड़ी ज़्यादा होती है, प्राइमरी की थोड़ी कम होती है, फिर मिथाइल वाले कार्बोकटायन की सबसे कम होती है। तो टर्शरी की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की उससे भी कम और मिथाइल कार्बोकटायन की सबसे कम। तो यहाँ पे तो हमने देखा जब कोई भी ग्रुप जब जुड़े रहते हैं कार्बन पॉजिटिव से, अगर वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, तो स्टेबिलिटी टर्शरी वाले की सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की कम और मिथाइल कार्बोकटायन की सबसे कम। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, अब अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये तो हमारा मिथाइल कार्बोकटायन ही रखा है मैंने, ये प्राइमरी कार्बोकटायन में मैंने यहाँ पे
पहले एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे, उसकी जगह मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये नाइट्रो, ये नाइट्रो, यहाँ पे भी ये, तो ये नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं अब हमारे यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव से। और जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका होता है माइनस आई इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। ये आपको पता होने चाहिए कि इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, तभी आप ये सारे कंसेप्ट समझोगे। तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। तो नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, इसीलिए नाइट्रो ग्रुप कार्बन पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो ये कार्बन पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको पता है कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लगा दिए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन से पॉजिटिव चार्ज को खींच रहे हैं, तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की फिर ज़्यादा कमी आएगी और पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ेगा। तो इसीलिए अब क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी सेकेंडरी वाले की। यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ से कोई भी ग्रुप कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को नहीं इंक्रीज कर रहा है। जब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये जब नाइट्रो ग्रुप लगाए तो प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल, थोड़ा सा इससे कम स्टेबल है, सेकेंडरी वाला और कम स्टेबल है, और टर्सरी वाला सबसे कम स्टेबल है जब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है कार्बोकैटायन में। तो इसी तरीके से हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। अगर हम कोई प्लस आई वाला ग्रुप लगाएंगे तो वो ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और माइनस आई वाला जो ग्रुप लगाएंगे वो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस कब काम करती है, जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, या कोई नेगेटिव चार्ज, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज हो, इस तरीके से जब होता है तो रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट की ये फैक्टर को समझने के लिए कि रेजोनेंस इफेक्ट का क्या फर्क पड़ता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, उसको समझने के लिए हमने ये 2 कार्बोकैटायन लिए हैं। एक एलाइल कार्बोकैटायन है और ये है हमारा प्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो आपको पता है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस की हेल्प से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक रेजोनेंस हो रही है। तो ये वाला अब हम क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले वाले कार्बन पे था वो अब कौन से पे शिफ्ट हो गया है, थर्ड कार्बन पे शिफ्ट हो गया है। तो रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोकैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज था, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब वो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी, अब देखो कार्बोकैटायन के ऊपर जितना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा कार्बन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और जब कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब ये स्प्रेड हो जाता है, एक एटम से ज़्यादा एटम पे जब ये स्प्रेड हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हमने देखा ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन 1 पे था, अब ये स्प्रेड होके किस पे आ गया है, 3 पे। इसकी जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम किस तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज को दिखाएंगे कि ये इस तरीके से ये सभी एटम्स के ऊपर, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर
फैला हुआ है। तो रेजोनेंस की वजह से भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल को हम देखें तो इस कार्बोकैटायन को और इसको हम देखते हैं तो इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। तो रेजोनेंस वाला जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट से या इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट काम कर रहा है। तो जो भी रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट्स को डोमिनेट करता है। इसीलिए जिस भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रही हो तो वो वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जिस कंपाउंड में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा हो। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस अलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो रेजोनेंस इफेक्ट को ही समझते हुए हम आगे देखेंगे कि जिस भी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उस कार्बोकैटायन की या उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कि मतलब जिस कार्बोकैटायन में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, इसमें भी रेजोनेंस होगी क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव से नेक्स्ट वाले ये जो कार्बन है इस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ अलाइल कार्बोकैटायन है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है। लेकिन अब हम अलाइल कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उसके लिए हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन में ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है। ये जब इस तरह से शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहा है, इस वाले कार्बन से ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से भी बन जाएगी। अब क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये फाइनली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 1। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस तरह रोमन नंबर में स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, 3, ये 4 और ये 5। तो इस तरह से ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है बेंजाइल कार्बोकैटायन में। अलाइल कार्बोकैटायन में सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, एक ये और एक ये। तो अलाइल कार्बोकैटायन में भी रेजोनेंस है, बेंजाइल कार्बोकैटायन में भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रही है। और हमने बताया मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन और अलाइल कार्बोकैटायन को हमें कंपेयर करना हो तो बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब अगर हम क्या करें कि इसी तरह के बेंजाइल कार्बोकैटायन की तरह ही अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग बढ़ा दें, जैसे ये बेंजाइल कार्बोकैटायन था, इसमें अभी इस हाइड्रोजन को हटा के एक और बेंजीन रिंग लगा दी, इस हाइड्रोजन को हटा के अब एक और, जैसे यहाँ से एक और हाइड्रोजन को हटा के यहाँ एक और बेंजीन रिंग लगा दी, तो यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, 3 बेंजीन रिंग हमने कार्बन पॉजिटिव पे लगा दी है। तो अब क्या होगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी वजह से बनेगी, 5 इसकी वजह से और 5 इसकी वजह से, क्योंकि इस तरह एक बेंजीन रिंग जब लगती है तो ये 5 बनी है। तो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा।
फिर इसमें थोड़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगी तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम, और इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनती है, तो ये जो इसकी स्टेबिलिटी होगी इन तीनों में से सबसे कम होगी। तो ये थर्ड वाला, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, तो ये थर्ड वाले की जो स्टेबिलिटी है इन तीनों में से सबसे कम होगी। अब रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है कार्बोकैटायन की, क्योंकि अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन कौन से कार्बन एटम के ऊपर फैल गया है। देखो, इस कार्बन एटम पे आया, फिर इस पे आया और फिर इस पे, तो मतलब ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे ये तो रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था इस पे भी फैल गया, इस पे इस पे इस पे, मतलब पूरी रिंग पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हम कहते हैं मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में हम एक जर्नल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। जैसे ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये अलाइल कार्बोकैटायन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन। तो आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होते हैं वो अलाइल वाले से ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि बेंजाइल वाले में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, अलाइल वाले में सिर्फ 2 ही होती है, तो इसलिए बेंजाइल वाला अलाइल वाले से ज़्यादा स्टेबल। अब टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, फिर अलाइल कार्बोकैटायन टर्सरी वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों में तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है। इन दोनों में तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट, इनमें रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस, और इनमें क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। और हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है, इसीलिए ये वाले जो दोनों कार्बोकैटायन है ये इनसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, और मिथाइल कार्बोकैटायन में तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये वाले टर्सरी, मतलब ये वाला टर्सरी कार्बोकैटायन है जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी में ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और प्राइमरी में ये वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तभी ये ऑर्डर हमारा फॉलो होगा, अगर ये टर्सरी कार्बोकैटायन मतलब जो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो। तो ये हमने देखा जर्नल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन, कि हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन है, और बेंजाइल कार्बोकैटायन में जो बेंजीन रिंग है उस पर हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं। तो उस केस में हम कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करेंगे या कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिखेंगे। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑन द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये 3 कार्बोकैटायन मैंने लिए हैं, 1 2 और ये 3, तो इन तीनों का हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो ये तीनों किस तरह के हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन की टाइप के ही हैं। ये CH2 पॉजिटिव डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो। ये जो OCH3 ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है जब ये बेंजीन रिंग पे जुड़ा रहे, और यहाँ पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है जब ये बेंजीन रिंग पे जुड़ा रहता है। तो
तो इसीलिए ये जो OCH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। दिस नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। और इस पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, हमारी बीच में रहेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की सबसे ज़्यादा, फिर सिंपल बेंजाइल कार्बोकैटायन, और फिर जिस बेंजाइल कार्बोकैटायन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जब हम किसी भी बेंजाइल कार्बोकैटायन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का क्या रोल होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो भी हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी अल्फा CH बॉन्ड के, वो कार्बन पॉजिटिव के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ऐसे मेरे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है, उसको हम एग्जांपल से देखेंगे। तो अल्फा CH बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बन पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है। इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव को ट्रांसफ़र कर देता है। और अब इस कार्बन पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था अल्फा कार्बन के ऊपर, CH सिग्मा बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, ये इस तरीके से। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कि अल्फा कार्बन पे जो CH बॉन्ड है, मतलब ये जो CH बॉन्ड है अल्फा कार्बन पे, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव पे शिफ्ट हो रहे हैं तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मतलब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो भी फैक्टर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अब ये तो हमने देख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है। अब जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हमें कब पता चलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कम है या ज़्यादा है, वो हमें देखना होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये जो अल्फा कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उतने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये मिथाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले वही देखते हैं। इसको मैं और एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इस CH3 ग्रुप को मैंने लिख दिया है। तो अब ये देखोगे आप, Ca पॉजिटिव के बाद ये जो नेक्स्ट कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े रहें तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। इसी तरीके से ये वाला कार्बन C पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, इस पे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। ऊपर वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है,
ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतना ज़्यादा, और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बोकटाइन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 9 थे, यहाँ 6 थे, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कम होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जितना कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन की कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी, इस दोनों में इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब इन दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। इस कार्बन पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट जो कार्बन होता है वही हमारा अल्फा कार्बन होता है। यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो मतलब कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स नो हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी तो वहाँ पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से भी हम कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने देख लिया कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर मतलब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। तो ये हमने सभी फैक्टर्स को यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद एक पॉइंट और हमें देखना है उसको, जैसे इनस्टेबिलिटी ऑफ विनाइल और फिनाइल कार्बोकटाइन। एक तो विनाइल कार्बोकटाइन और फिनाइल कार्बोकटाइन को हमें ये देखना है कि इन कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो विनाइल कार्बोकटाइन हम किसको बोलते हैं? ये जो कार्बोकटाइन है, दिस इज विनाइल कार्बोकटाइन, और ये जो कार्बोकटाइन है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकटाइन। तो देखने से ये लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है रेजोनेंस की हेल्प से, और यहाँ पे भी देखने से ये लग रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसको स्टेबलाइज कर सकता है पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह के कार्बोकटाइन में रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के लिए। क्यों काम नहीं करता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? यहाँ sp, यहाँ पे भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड एम्प्टी p orbitals of the carbon positive are not in the same plane। रेजोनेंस होने के लिए जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, प्लेन, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगी। तो विनाइल कार्बोकटाइन में और फिनाइल कार्बोकटाइन में नो रेजोनेंस पॉसिबल ड्यू टू दिस रीजन। इसीलिए जो विनाइल कार्बोकटाइन और जो फिनाइल कार्बोकटाइन है दे आर हाईली अनस्टेबल। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाई विनाइल कार्बोकटाइन
और फिनाइल कार्बोकटायन आर हाईली अनस्टेबल। तो इसका रीजन यही है कि जो कार्बन पॉजिटिव का जो एम्पिटी पी ऑर्बिटल है और जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, ये सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन में नहीं है तो इनमें रेजोनेंस नहीं होगी, और रेजोनेंस नहीं होगी तो ये कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कार्बोकटायन वाला जो टॉपिक था हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है।